क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमेक्स 2020 कहां आयोजित किया गया? आज से 100 साल पहले कौन सा देश भारत में से मां अन्नपूर्णा की मूर्ति चुरा कर ले गया था? 46वां क्षेत्रीय डाक अदालत कहां आयोजित किया जाएगा? दोस्तों ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 23 नवंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखें, क्वालिटी की दृष्टि से आपको बेस्ट कंटेंट और करंट अफेयर इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का दूसरा संस्करण सिटमेक्स 2020 कहां शुरू हुआ? दोस्तों सिटमेक्स 2020 यह एक समुद्री नौसेना अभ्यास है जो हाल ही में अंडमान सागर में आयोजित हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अंडमान सागर। त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमेक्स 2020 में शामिल देश कौन कौन से हैं? तो हमारा भारत देश और भारत के साथ सिंगापुर और थाईलैंड देश शामिल है। अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तीनों सेनाओं के बीच संबंध को मजबूत करना और बहुआयामी समुद्री परिचालन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रक्रियाओं को साझा करते हुए समझ को बढ़ाना। इसीलिए यह सिटमेक्स 2020 आयोजित किया गया है अंडमान सागर में। और अभ्यास के इस संस्करण में युद्ध पर समुद्री अभ्यास, नौसेना युद्धाभ्यास, सतह और हवाई लक्ष्यों पर हथियारों की गोलीबारी और समन्वित नेविगेशन ऑपरेशन भी शामिल होंगे। इसी तरह की कवायद यहां की जाने वाली है। और नौसेना अभ्यास की बात करें तो भारत और किस देश के बीच कौन सा नौसेना अभ्यास आयोजित किया जाता है, यहां मैं आज आपको सारी डिटेल बताने जा रहा हूं। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास आयोजित होता है जिसका नाम होता है समुद्र शक्ति। कौन कौन से देश? भारत और इंडोनेशिया। तो द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास जिसका नाम है मिलन। और मिलन में कौन कौन से देश शामिल है? तो दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और यूरोप के ऐसे 41 देशों को आमंत्रित किया गया था यह मिलन नामक नौसेना अभ्यास में। भारत और कतर की नौसेनाओं के मध्य कौन सा नौसेना अभ्यास आयोजित होता है? जायर अल बहरन। क्या? जायर अल बहर। भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास जो आयोजित होता है इसका नाम होता है वरुण। भारतीय नौसेना और मलेशिया की शाही नौसेना के मध्य जो समुद्री नौसेना अभ्यास आयोजित होता है इसका नाम होता है समुद्र लक्ष्मण। भारत, अमेरिका, जापान और फिलीपींस के बीच दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास आयोजित होता है, इसका नाम है ग्रुप सेल। और हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच जो नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया जिसका नाम था मालाबार नौसेना अभ्यास। और यहां जब शामिल हुआ है इस नौसेना अभ्यास में सिंगापुर, तो सिंगापुर की कैपिटल का नाम क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर की राष्ट्रपति कौन है? हलीमा याकूब। क्या? हलीमा याकूब, यहां इमेज में देख सकते हैं। और सिंगापुर के प्रधानमंत्री है ली एच लुंग। और सिंगापुर की करेंसी यहां देख सकते हैं। सिंगापुर के आसपास यहां दोस्तों मलेशिया और इंडोनेशिया देश स्थित है। यहां छोटा सा कंट्री है सिंगापुर। और इसी नौसेना अभ्यास में एक और देश शामिल है थाईलैंड। तो दक्षिण पूर्व एशिया के केंद्र में स्थित थाईलैंड एक विविध पारिस्थितिकी तंत्र वाला देश है। देश की आबादी लगभग 69 मिलियन है और थाईलैंड की कैपिटल का नाम है बैंकॉक। और थाईलैंड की राष्ट्रीय और आधिकारिक भाषा है कौन सी? थाई। और थाईलैंड की करेंसी क्या है? बाट। और दोस्तों हाल ही में यहां थाईलैंड देश में राजनीतिक संकट भी पैदा हो गया है। दूसरा क्वेश्चन। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है तो बदले में एक छोटी सी उम्मीद रखता हूं, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन,
100 साल पहले चुराकर कहां ले जाई गई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति जल्द ही काशी आएगी। दोस्तों आज से 100 साल पहले एक कनाडा का यात्री भारत देश में आया था और मां अन्नपूर्णा की मूर्ति चुराकर अपने देश ले गया था। वही मूर्ति अब भारत देश में वाराणसी वापस आने वाली है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कनाडा। विश्व धरोहर सप्ताह हर साल 19 नवंबर से 25 नवंबर तक पूरे विश्व में मनाया जाता है और यह वर्ल्ड हेरिटेज वीक के कारण ही यह मूर्ति का पता चला है। कैसे पता चला? तो 19 नवंबर से शुरू हुए वर्ल्ड हेरिटेज सप्ताह के दौरान भारतीय कलाकार दिव्या मेहरा की नजर मूर्ति पर पड़ी। इमेज में देख सकते हैं मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को। मूर्ति पर नजर पड़ी और मामला उठाया। सक्रियता के बाद उजागर हुआ कि मैकेंजी ने 1913 में भारत यात्रा की थी और उसी समय वह वाराणसी आए थे और वहां से वो मूर्ति चुराकर मैकेंजी ले गए थे कनाडा देश। और मैकेंजी ने 1913 में भारत यात्रा की और यह मूर्ति उसी के बाद वाराणसी से कनाडा पहुंची थी और अब कनाडा की सरकार हमारे भारत देश को यह मूर्ति लौटा रही है। तो कनाडा सरकार ने भारत के उच्चायुक्त अजय बिसारिया को 19 नवंबर को मूर्ति वापस सौंप दी है और मूर्ति कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना में मिली थी और मूर्ति के एक हाथ में खीर और दूसरे हाथ में अन्न मौजूद है। और यहाँ इमेज में देख सकते हैं मां अन्नपूर्णा की मूर्ति अब फिर से भारत आएगी कनाडा देश से। तो यहाँ मैप में देखें, यहाँ उत्तरी अमेरिका नीचे और ऊपर है यह कनाडा देश। कनाडा की कैपिटल का नाम है ओटावा और कनाडा की सम्राज्ञी कौन है? एलिजाबेथ द्वितीय और कनाडा के प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो और कनाडा की करेंसी है कैनेडियन डॉलर। तो यह फैक्ट आपको याद रखने चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, अंतर्देशीय मत्स्य पालन क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में पुरस्कार किसने जीता? दोस्तों हाल ही में विश्व मत्स्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया गया और इस साल भारत सरकार ने पहली बार मत्स्य पालन क्षेत्र में विविध कैटेगरी में यह पुरस्कार प्रदान किए हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में पुरस्कार जीत लिया है, लेकिन अंतर्देशीय मत्स्य पालन क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है उत्तर प्रदेश ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। यहां मैप में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश को। तो मत्स्य क्षेत्र में पहली बार भारत सरकार 2019-20 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को पुरस्कृत किया। इसमें समुद्री राज्यों के बीच ओडिशा को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया। अंतर्देशीय राज्यों के बीच में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा और पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच असम का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर असम है, यहां पर ओडिशा और यह है उत्तर प्रदेश। और भी कैटेगरी है जहां पर यह अवार्ड दिए गए। तो भारत सरकार ने 2019-20 के लिए सर्वश्रेष्ठ संगठनों को भी पुरस्कृत किया। तमिलनाडु मत्स्य विकास निगम लिमिटेड मरीन के लिए यह सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया। तेलंगाना राज्य मछुआरा सहकारी समितियां फेडरेशन लिमिटेड को अंतरदेशीय के लिए यह पुरस्कृत किया गया और असम एपेक्स को कोऑपरेटिव फिश मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग फेडरेशन लिमिटेड को पहाड़ी क्षेत्र के लिए सम्मान दिया गया है। और यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, असम, तेलंगाना और यहां पर है यह तमिलनाडु। और इसी के साथ बात करें आगे तो किन जिलों को कौन सी कैटेगरी में पुरस्कृत किया गया? आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिलों के रूप में पुरस्कार प्रदान किया गया। कालाहांडी को ओडिशा के सबसे अच्छे अंतर्देशीय जिले के रूप में पुरस्कृत किया गया और नागांव को असम के सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी और पूर्वोत्तर जिले के रूप में पुरस्कृत किया गया है। और यहां मैप में देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर है आंध्र प्रदेश, ओडिशा और यह है दोस्तों असम। और दोस्तों विश्व मत्स्य दिवस के बारे में भी मैंने आपको बताया था। 21 नवंबर 2020 को विश्व मत्स्य दिवस के रूप में मनाया गया। मत्स्य पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री कौन है? श्री प्रताप चंद्र सारंगी। भारत वैश्विक मछली उत्पादनों में लगभग 7.7% योगदान देता है। भारत देश मछली उत्पादों के वैश्विक निर्यात में चौथे स्थान पर है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लक्ष्य 2024-25 तक
22 मिलियन मीट्रिक टन तक मछली उत्पादन अर्जित करना है। तो दोस्तों यह योजना इसी साल लॉन्च की गई है और इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन, निम्न में से किसने 22 नवंबर 2020 को अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया? 22 नवंबर किसका स्थापना दिवस है? एनसीसी का स्थापना दिवस है और हाल ही में एनसीसी ने अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एनसीसी। तो भारत में एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1948 की राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम के तहत 16 जुलाई 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी और यह विश्व का सबसे बड़े वर्दीधारी युवा संगठन है। विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। और एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? एनसीसी का आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। राष्ट्रीय स्तर पर एनसीसी मुख्यालय कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और एनसीसी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा एनसीसी के वर्तमान महानिदेशक है। पांचवा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस जिले में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी? हमारे प्रधानमंत्री ने ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला हाल ही में मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में रखी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी कि हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विंध्याचल क्षेत्र के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के बारे में मैं आपको बताऊं तो इसकी अनुमानित लागत कितनी है? अनुमानित लागत है 5,555 करोड़ रुपए से भी अधिक और परियोजनाओं को 24 महीनों में पूरा करने की योजना भी बनाई गई है और लगभग 42 लाख आबादी को लाभ पहुंचेगा यह ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के जरिए। और तकरीबन दोस्तों इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे थे। और यहां दो जिलों की बात की गई है, एक है मिर्जापुर। तो मिर्जापुर से जुड़े यह फैक्ट आप याद रख लीजिए कि भारत का अंतरराष्ट्रीय मानक समय मिर्जापुर जिले के अमरावती चौराहे के स्थान से लिया गया है। मिर्जापुर लाल स्टोन के लिए बहुत विख्यात है और प्राचीन समय में इस स्टोन का मौर्य वंश के राजा सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध स्तूप को एवं अशोक स्तंभ को बनाने में किया गया था, यानी कि हमारे भारत देश का जो वर्तमान राष्ट्रीय प्रतीक है इसमें भी यह लाल स्टोन का उपयोग किया गया था। सोनभद्र जिले की बात करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का यहां पर है यह सोनभद्र जिला। सोनभद्र जिला का गठन दोस्तों मिर्जापुर जिले से ही किया गया है। तो सोनभद्र जिला मूल मिर्जापुर जिले से 4 मार्च 1989 को अलग किया गया था और यह उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। कौन सा? सोनभद्र। और भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस जिले को भारत का स्विट्जरलैंड बनाने का सपना भी देखा था। छठा क्वेश्चन, इंडो थाई कॉर्पेट का आयोजन किस उद्देश्य से किया जाता है? इंडो थाई कॉर्पेट का आयोजन अवैध तरीके से मछली पकड़ने पर रोक लगाने के लिए, मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए और समुद्री आतंकवाद को रोकने के लिए यह इंडो थाई कॉर्पेट का आयोजन किया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपर्युक्त सभी। तो हाल ही में 18 से 20 नवंबर 2020 तक भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती अर्थात इंडो थाई कॉर्पेट के 30वें संस्करण का संचालन किया गया। यहां पढ़ सकते हैं यह 30वां इंडो थाई कॉर्पेट था जो आयोजित किया गया। इस इंडो थाई कॉर्पेट में भारत की तरफ से आईएनएस करमुक जो स्वदेशी रूप से निर्मित एक मिसाइल कॉर्वेट है और थाईलैंड की तरफ से रॉयल थाई नौसेना का एचटीएमएस कराबुरी ने भाग लिया था। इमेज में आप देख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा ई चालान परियोजना के लिए आभासी न्यायालय की शुरुआत की गई? दोस्तों हाल ही में ई चालान परियोजना के लिए एक आभासी न्यायालय यानी कि वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत की गई है और राज्य का नाम है असम, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है
असम राज्य। ई चालान परियोजना की शुरुआत भारत के उच्च न्यायालय की ई समिति के तत्वाधान में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी समिति के सहयोग से असम सरकार द्वारा की गई है। और ई चालान समाधान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक पहल है, जबकि इसके सॉफ्टवेयर को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर शॉर्ट में बोले तो एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है। और इस आभासी न्यायालय में संवाद केवल इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संभव होगा और सजा एवं आगे जुर्माने या मुआवजे का भुगतान भी ऑनलाइन ही होगा। और यहां बात करते हैं असम की, तो पहले तो आप मैप में देखिए, पूर्वोत्तर में स्थित है यह असम राज्य, जिसकी कैपिटल का नाम है दिसपुर। और असम का एक प्रसिद्ध उत्सव है बिहू। बिहू असम राज्य का एक प्रसिद्ध उत्सव है। और भारत का पहला तेल भंडार असम राज्य के डिगबोई में स्थित है। कौन सा? भारत देश का पहला तेल भंडार कहां मिला था? असम के डिगबोई में। और असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के वर्तमान राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। 8वां क्वेश्चन, 46वीं क्षेत्रीय डाक अदालत का आयोजन कहां किया जाएगा? 46वीं क्षेत्रीय डाक अदालत का आयोजन गोवा राज्य में किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गोवा राज्य। और कब किया जाने वाला है? 30 दिसंबर 2020 को गोवा में 46वीं क्षेत्रीय डाक अदालत का आयोजन किया जाएगा। कब? 30 दिसंबर 2020 को। और क्षेत्रीय अदालत में मेल, पार्सल, पंजीकृत पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, बचत बैंक खाते, डाक जीवन बीमा और डाक विभाग से संबंधित अन्य सेवाओं से जुड़ी शिकायतों और विवादों को निपटाने का प्रयास किया जाता है यह दोस्तों डाक अदालत में। और कहां आयोजित होने वाली है? गोवा राज्य में। तो आप मैप में देखिए, यहाँ पर महाराष्ट्र और यहाँ पर कर्नाटक और यहाँ बीच में स्थित है यह गोवा राज्य छोटा सा। गोवा की कैपिटल का नाम क्या है? पणजी। गोवा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। वो दोस्तों महाराष्ट्र के भी वर्तमान राज्यपाल है। और गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। और गोवा अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 30 मई को, क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा राज्य की स्थापना हुई। और गोवा से जुड़ा यह मोस्ट इंपोर्टेंट डे है गोवा मुक्ति दिवस। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय अभियान शुरू करके गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया था। और इसलिए गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। और दोस्तों गोवा से जुड़ा हुआ एक यूनिक वीडियो हमारी चैनल पर अवेलेबल है। और दोस्तों तकरीबन 55 ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन गोवा से जुड़े हैं, वो मैंने आपको एक यूनिक वीडियो बनाकर दिया है, तो वो देख लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया है। 9वां क्वेश्चन, भारत सरकार ने किसके साथ दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता किया है? दोस्तों भारत देश में दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। तकरीबन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां दोस्तों ट्रेन दौड़ेगी। और इसके लिए हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर भारत सरकार ने हस्ताक्षर किए। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो यह रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी में तेज, बेहतर, सुरक्षित और आरामदायक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का यह प्रदान करेगा। और 2030 तक एनसीआर दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला शहर समूह बन जाएगा, जिससे आवास, जल आपूर्ति, बिजली और परिवहन जैसी बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ेगा। और इसीलिए परिवहन में सुधार करने के लिए यह कदम उठाया है भारत सरकार ने। और बात करते हैं दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो एनडीबी की स्थापना कब हुई? 15 जुलाई 2014 को न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर चीन के शंघाई में स्थित है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मार्कोस ट्राइजो। किस देश के हैं? ब्राजील के। तो ब्राजील के यह मार्कोस ट्राइजो वर्तमान न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष है।
पहले हमारे केवी कामत थे, लेकिन अब स्थान लिया है मार्कोस ट्राइजो ने। और ब्रिक्स के सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो यह न्यू डेवलपमेंट बैंक दोस्तों ब्रिक्स के सदस्य देशों द्वारा बनाई गई है, जिसमें रूस, ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका और चीन देश शामिल है। और इस बैंक की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। 10वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितनी खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को मंजूरी दी? दोस्तों केंद्र सरकार ने तकरीबन 28 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को हाल ही में मंजूरी दी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 28 ऐसी फूड प्रोसेसिंग यूनिट को मंजूरी दी गई है। तो इन 28 परियोजनाओं से रोजाना 1237 मीट्रिक टन की एक प्रसंस्करण क्षमता तैयार होगी। और यह परियोजनाएं मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, असम और मणिपुर राज्यों में संचालित होगी। और फायदा क्या होगा? तो 10 राज्यों में संचालित होने वाली इन परियोजनाओं से लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। और वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। ओके, 11वां क्वेश्चन, भारत ने पेरिस समझौते के अनुसार कितने गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की प्रतिबद्धता हासिल की है? दोस्तों COP 21 यानी कि COP 21 कहां पर यह आयोजित हुआ था? पेरिस में आयोजित हुआ था। और इसमें भारत देश ने लक्ष्य तय किया था कि हम नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से दोस्तों 175 गीगावाट ऊर्जा पैदा करेंगे। और हमने इस लक्ष्य को समय पूर्व ही प्राप्त कर लिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 175। तो भारत ने पेरिस समझौते के अनुसार 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की प्रतिबद्धता हासिल की है। और COP 21 में इस क्षमता का 40% वर्ष 2023 तक नवीकरणीय ऊर्जा से आने की प्रतिज्ञा की थी। और दोस्तों आपको भी पता है कि यहां पर यह पेरिस 2015 में जो यह COP 21 आयोजित हुआ, इसमें तकरीबन 2 अंश सेल्सियस हमने यहां हमारा जो टेम्परेचर है वो डाउन करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की विकास दर विश्व में सबसे अधिक है। और बिजली, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री कौन है? RK सिंह। यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और दोस्तों हमने सौर ऊर्जा से ऊर्जा पैदा करने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए फ्रांस और इंडिया ने यह महत्वपूर्ण ISA की स्थापना की थी, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलकर की थी। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में किस पुलिस स्टेशन को ISO सर्टिफिकेशन मिला है? दोस्तों हाल ही में कोहिमा के उत्तर पुलिस स्टेशन को ISO सर्टिफिकेशन मिला। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोहिमा का उत्तर पुलिस स्टेशन। और कोहिमा के उत्तर पुलिस स्टेशन को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO 9001-2015 सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया। और यह नागालैंड की पहली सरकारी एजेंसी है जिसे इस तरह की मान्यता दी गई हो। और यहां पर पढ़ सकते हैं नॉर्थ पुलिस स्टेशन यह कोहिमा का, जिसे ISO 9001-2015 यह सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है। तो ISO प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि पुलिसकर्मी नियमित रूप से इसके काम का मूल्यांकन करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उपचारात्मक उपायों को लागू करते हैं। और इसलिए यह प्रमाण पत्र दिया गया है। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे PMJ के नाम से भी जाना जाता है। तो यह आयुष्मान भारत योजना 2018 में शुरू की गई थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था 2018। लेकिन वर्तमान में यह आयुष्मान भारत योजना सुर्खियों में क्यों आई? तो देश ने 50,000 से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के संचालन के साथ एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। इससे देश में 25 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ती प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है। और आयुष्मान भारत योजना 2018 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य लोगों को उनके आवास के निकट व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। और वर्ष 2022 तक
लगभग 1.5 लाख ऐसे केंद्र स्थापित करने का भी लक्ष्य तय किया गया है। और हमारे वर्तमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, मध्य अमेरिका के निकारागुआ के तट से टकराने वाले हरिकेन का नाम क्या था? दोस्तों, मध्य अमेरिका के निकारागुआ के तट से टकराने वाला यह इओटा नामक एक भारी तूफान था, यानी कि हरिकेन था। तकरीबन 252 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया, बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है एस.एम. राठौड़ फ्रॉम गुजरात के बनासकांठा से। जग्गिन बाग ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। नीलेश पाटनवाड़िया फ्रॉम वडोदरा से, कन्हैयालाल संजय राठौड़ फ्रॉम गुजरात के आणंद से और विकास कुमार जल गोविंद चाक फ्रॉम बिहार से। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है सुरेश रानमारे। वो पहली बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उन्होंने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया। वेल डन। चेतन जे राजपूत, उन्होंने भी यहां सही आंसर लिखा इओटा। तो राधिका डोडिया ने भी क्वेश्चन का सही आंसर दिया। त्वयता आलाभाई फ्रॉम देवभूमि द्वारका गुजरात से, सोलंकी मनोज फ्रॉम गुजरात के सुरेंद्र नगर से और संदीप उपाध्याय गुजरात के हिम्मतनगर से बिलोंग करते हैं। मुकेश कुकड़िया गुजरात राजकोट जसदन बरवाला से, हेतल आहिरानी गुजरात के जूनागढ़ से, राठवा पारोल, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। योगेश रावत फ्रॉम दाहोद। सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और दोस्तों, आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। देश में पहली बार विलो वार्बलर पक्षी किस राज्य में देखा गया? विलो वार्बलर पक्षी किस राज्य में पहली बार देखा गया? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर और सही आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। और कल ही दोस्तों मैंने विथ इमेजेस यह विलो वार्बलर पक्षी बताया था और पहली बार भारत में देखा गया है। तो इसका आंसर आपको पता है? वेल डन। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।